Hello students, so today continuing with the chapter some basic concepts of chemistry. Today we will do the remaining portions. Percentage composition, empirical formula, molecular formula, reactions on solutions. Okay. See, this is a question. ये क्या है? मोल concept का एक सीधा साधा question है कि in 3 moles of ethane number of moles of carbon atom, number of moles of hydrogen atom, number of molecules of ethane. See, 3 moles of ethane. Ethane मतलब alkane. Okay. In 3 moles of ethane, number of moles of carbon atom, number of moles of hydrogen atom, number of molecules of ethane. देखिए, 3 moles of ethane मतलब क्या है कि 1 mole of ethane में क्या है 2 mole कार्बन एटम्स है, राइट? देयरफॉर 3 मोल ऑफ इथेन में कितना होगा? 6 मोल कार्बन एटम. ठीक है. अगर आपसे नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछते तो आप क्या करते? 1 मोल इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर, पिछले दिन किए थे, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23. ठीक है, याद है? That will be 6 into Avogadro number, 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स. ऑलराइट. ओके. अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है? वन मोल ऑफ इथेन में कितना हाइड्रोजन एटम है? 6 मोल हाइड्रोजन एटम. देयरफॉर 3 मोल ऑफ इथेन में कितना मोल हाइड्रोजन एटम है? 3 इंटू 6, 12 मोल हाइड्रोजन एटम. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपसे क्या पूछा है? थर्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. देखिए 1 मोल ऑफ इथेन में आपका कितना मॉलिक्यूल्स है? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 to the power 23
देयरफॉर 3 मोल ऑफ इथेन में आपका कितना मॉलिक्यूल्स है? 3 इंटू 6.022 into 10 to the power 23 molecules of ethane, that is almost equal to 16.066 into 10 to the power 23. ओके, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अभी हम लोग किए हैं, सॉरी ये 18 होगा, ठीक है, एनीवे। सो नेक्स्ट आपका क्या है? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग वाटर, CO2, CH4। बहुत इजी है, एक बार चलिए कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर, CO2 और किसका है? मीथेन। देखिए, पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि आप 1 to 20, जो कि बहुत ही इजी है, एटॉमिक मासेस कैसे याद रखेंगे उसका आपको ट्रिक्स दे दिए थे। अभी देखिए, जो एटॉमिक मास होता है, अगर हम मोलर मास बोले तो वो कुछ भी नहीं है, ग्राम, अगर एटम का है तो वो होगा ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल का है तो होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मतलब जस्ट सिंपल यू के जगह ग्राम आ जाएगा अगर हम मोलर मास निकल रहा है, 1 मोल का मास, ठीक है। देखिए, 2 ग्राम, 2 into 1 ग्राम फॉर हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन के लिए आपका 16 ग्राम, तो टोटल आपका कितना आएगा? 18 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन के लिए 12 ग्राम, ऑक्सीजन के लिए 2 into 32 ग्राम, सॉरी, हाँ 16 ग्राम, ठीक है। अभी क्या आएगा आपका? कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 44 ग्राम, ठीक है। कार्बन के लिए 12 ग्राम प्लस 4 into हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, तो आपका कितना आएगा? 16 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका निकला मोलर मास। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव डेंसिटी और वेपर डेंसिटी क्या है, ठीक है। डेंसिटी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर कुछ ना मेंशन किया हो तो वेपर डेंसिटी इज ऑलवेज रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, रो इक्वल्स टू डेंसिटी, ठीक है। अभी देखिए, ये क्या होता है जनरली, दिस इज नथिंग बट PM/RT, P प्रेशर इंटू मोलर मास बाई RT। ये किसका है? हाइड्रोजन का है, ये है गैस का, ठीक है। तो ये बाकी सब कट जाएगा, बचा रहेगा मोलर गैस बाई मोलर हाइड्रोजन, ठीक है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ गैस निकालना पड़ेगा, देयरफॉर 2 into वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिए, कभी कभार लग जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके। सी, अच्छा, परसेंटेज कैसे निकालना है, ओके। अच्छा, देखिए, अगर आपको स्कूल में बोला कि आपको कितना परसेंटेज मिला एग्जाम में, परसेंटेज मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप क्या करोगे? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फुल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, इंटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। मतलब सिंपल, जो जिसका भी आप मास परसेंटेज निकालना चाहते हो उसको आप ऊपर लाओगे, उसका बाई टोटल, ओके, दैट इज द परसेंटेज इन होल ऑफ दैट इंटू 100। सिमिलरली इधर क्या होगा? देखिए, अगर हम लोग मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी का मास परसेंटेज किसी एलिमेंट का एक कंपाउंड में कितना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
total mass of that element in that compound by the molar mass of the compound into 100. That's it. देखिए जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, इसमें कॉपर का एटॉमिक मास कितना है 63.5, टोटल जो कॉपर सल्फेट का मास है प्लस 5 वाटर का वो है 249.5, मतलब कॉपर के लिए 63.5, ठीक है। आपका सल्फर के लिए आपका कितना है 32, ऑक्सीजन के लिए क्या है 4 इंटू 16 दैट इज 64, ठीक है, प्लस 5 वाटर, वाटर का कितना है 18, 5 वाटर मतलब 18 इंटू 5 90। तो इसको आप लोग पूरा ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 249.5, ठीक है। ऐसे हम लोग सारे का निकाले, सल्फर के लिए एक ही सल्फर है इधर तो 32 है, इधर ऑक्सीजन इधर कितना है 4 और एक 5, ठीक है, 9 इंटू 16, ठीक है 144। तो ई बाय करके निकल गया। हाइड्रोजन इधर कितना है 10 है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो हमको ऐसे निकल गया, ठीक है। सपोज आपको बोला गया कि वाटर में, बहुत ही एकदम फंडामेंटल से हम हमको समझा रहे हैं, वाटर में परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा और परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, कैसे निकालोगे? परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास, दो हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम बाई एक वाटर क्या है 18 ग्राम इंटू 100, ठीक है। बाकी तो ऑक्सीजन ही है, आप डायरेक्ट 100 से माइनस करके भी निकाल सकते हो, बट वी आर डूइंग बाय कैलकुलेशन परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर कितना है, एक ऑक्सीजन है तो आपका 16 ग्राम बाई 18 ग्राम इंटू 100%, तो आपका ये कितना आएगा, ये रिकरिंग हो जाएगा, ओके 11.11%, ठीक है। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर देंगे 11.11%, ठीक है। और इधर आप कैलकुलेट कर लीजिए ये कितना आएगा 100 माइनस 11.1%, तो ये होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 100.0 माइनस 11.1, 88.9%, ओके सी। तो ऐसा आप निकल सकते हो सबका, ओके। नाउ सी एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत ही इजी टॉपिक है, देखिए जैसे आपका ग्लूकोज, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अभी आप लोग बोला गया कि इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए it represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound, और मॉलिक्यूलर क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ different types of atoms present in a molecule of a compound, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो, तो अब इधर अगर हम सिंपल करें C6H12O6 को, तो हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो इसका क्या हो जाएगा CH2O। अभी CH2O इंटू 6 करेंगे तो हमको मिलेगा C6H12O6, ठीक है। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला,
and this is N. Okay. नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है, इतना परसेंटेज आयरन है, इतना परसेंटेज ऑक्सीजन है, तब आपको एक टेबल बना के निकलना पड़ेगा। क्या है टेबल में? पहले आप एलिमेंट लिख लीजिए, फिर सिंबल लिख लीजिए, फिर सिंबल का परसेंटेज लिख लीजिए। डन। देन आप नेक्स्ट टेबल में आयरन का एटॉमिक मास लिखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखिए, राइट। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, ये परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कीजिए, तो आपको मोल्स निकलेगा, कितना मोल्स है इसमें। ठीक है, सेम हियर परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास आपको निकल जाएगा कितना मोल्स है इसमें। as soon as you get the moles, you will calculate the simplest molar ratio. How? You will divide the moles by the simpler one. Here 1.25 is lesser than 1.88, तो सबको 1.25 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हमको 1 और 1.5 मिला, हम उसको राउंड ऑफ किए। कैसे? हम लोग इसे राउंड ऑफ किए कैसे? और सबको हम लोग 1 into 2 किए तो 2 आया, 1.5 into 2 किए तो हम अगेन 2 किए तो मेरा 3 आया, 2 3 आ गया, एकदम एग्जैक्ट नंबर। तो हम लोग इससे कर लिए Fe2O3। दिस इज माय एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी देखिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना पड़ता है। पहले तो आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है, इससे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा इतना से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड इज दिस मच। कैलकुलेट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड क्या है? क्या है? दिस इज माय मोलर मास, दिस इज माय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मोलर मास आपका है कि कितना है? 159.8। और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 2Fe प्लस 3 into 16 करके आपको मिला। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला करके आपको ऑलमोस्ट 1 मिला। ठीक है, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर द सेम। ठीक है, नेक्स्ट ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, बैलेंसिंग स्टोइचियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आप लोग अच्छे से सीख लोगे ना तो आपका पूरा जिंदगी काम में आएगा। नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, इन फर्दर चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल काइनेटिक्स। ओके, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, फिर स्टोइचियोमेट्रिक एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीखेंगे, फिर लिमिटिंग रिएजेंट सीखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए आपको एक रैंडम इक्वेशन दे दिया, ठीक है, तो अगर हम लोग रैंडम ये इक्वेशन आपको दे दे, आपको बैलेंस करना है। व्हाई? टू शो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड फॉर अ केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। C प्लस O2 आपका CO2 आएगा, H2O प्लस O2 आपका H2 आएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 से बोथ साइड इंटू कर देंगे, राइट। So my now both the equations are balanced. Once my both the equations are balanced, I can proceed for the mole calculation, for the amount calculation, and also for detecting the limiting reagent. Okay, limiting reagent हम लोग बाद में आएंगे। देखिए, अगर पहला चीज क्या है, आपको पहला फंडा है, आपको जो भी इक्वेशन दिया गया है आप उसको पहले बैलेंस कीजिए। ये वाला क्या है? C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस वाटर। पहले कार्बन को बैलेंस किए, फिर हम लोग अकॉर्डिंगली उस हाइड्रोजन को बैलेंस किए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किए, तो मेरा फंडामेंटल ये वाला इक्वेशन आया। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर आपका स्टोइचियोमेट्रिक, सपोज आपके पास ये वाला है CH4 प्लस 2O2, आपका क्या बना? CO2 प्लस 2 वाटर। ठीक है, तो इधर क्या है? सबके सामने देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। CH4 के सामने 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। इधर 2 है, इधर 1 है, अगेन अगेन इधर 2 है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? ओके, इसको क्या बोलते हैं? जो सामने रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक
कोएफिशिएंट, ठीक है, सामने जो सब रहता है उससे बोलता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी देखिए इधर what does this signify? This signifies how many moles react with how many to give you how many mole of product. So according to this balanced chemical reaction of combustion of methane with oxygen, we can see that 1 mole of methane combines with 2 mole of oxygen to form 1 mole of CO2 and 2 mole of water. ठीक है, सो दिस सिग्निफाइज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। वंस आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। अभी देखिए एक मोल में आपका एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो हम लोग समझ ही गए इसमें एक्चुअली कितना मॉलिक्यूल्स होता है। अभी मॉलिक्यूल्स से अगर हम लोग देखेंगे एक मॉलिक्यूल के हिसाब से, तो इसको हम लोग 1 मोल है ना, तो 1/n करेंगे एवोगाड्रो नंबर, तो हमको क्या मिलेगा, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है, उसके डिवाइड किए तो हमको 1 मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। मतलब इस दौरान हम लोग अगर मॉलिक्यूल के टर्म्स में कंपेयर करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ 2 सिमिलर थिंग according to the stoichiometric coefficient. 1 molecule of methane reacts with 2 molecule of oxygen to form 1 molecule of CO2 and 2 molecule of water, right? अभी देखिए हम लोग जो लिखेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द मोल। 1 मोल ऑफ मीथेन मतलब 16 ग्राम, 2 मोल मतलब 2 × 32 44 एंड 2 × 18 ग्राम। ओके, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड, दिस इज अ वेरी इजी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, अभी आपके पास क्वेश्चन दिया है कि पहले आप समझिए कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर gas produced by the combustion of 48 gram of methane. First of all, we have written a balanced chemical equation. As soon as it is balanced, we will look for 48 gram of methane, right? तो मीथेन का मोलर वेट कितना है, 16 ग्राम, अभी हम लोग कैलकुलेट किए। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, 2 × 18, दैट इज 36 ग्राम वाटर, राइट। 16 gram of methane produces this much water, therefore 48 gram of methane will produce unitary method 108 gram of water। okay, next देखिए C plus O2 से अब बन रहा है आपका CO2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अभी देखिए ये 1 मोल कार्बन है बर्न्ड विथ 1 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल CO2, तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज प्रोड्यूसिंग 44 ग्राम ऑफ CO2, दैट इज 1 मोल ऑफ CO2। फिर आपका 2 मोल ऑफ कार्बन कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल ऑफ CO2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो 2 मोल, या आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। 44 डिवाइडेड बाई 1 मोल इंटू 2 मोल, तो आपका आएगा 88 ग्राम ऑफ CO2। ओके, नाउ सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लीज कीप इट इन माइंड। लिमिटिंग रिएजेंट, लर्न इट केयरफुली एंड स्लोली, ठीक है। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट, चलिए पहले आपको, अच्छा पहले लिमिटिंग रिएजन के बारे में आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। सपोज आपके पास क्लास में सपोज 5 स्टूडेंट है, ठीक है। सबको पढ़ाई करने के लिए बुक चाहिए और पेन चाहिए, ठीक है। अभी सपोज आपका स्कूल से सप्लाई हो रहा है कॉपीज, ठीक है। तो इधर स्टूडेंट्स कितना है, 5 स्टूडेंट, सबको 5 बुक और 5 कॉपी चाहिए पढ़ाई करने के लिए। अभी इधर कॉपीज कितना है, 6,
और पेन कितना है 3। तो अभी आप ही बताइए, अगर एक एक स्टूडेंट को एक एक कॉपी और एक एक पेन चाहिए, अल्टीमेटली कितना स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है पेन और कॉपी के साथ? ओनली 3, क्योंकि बाकी के पास कॉपी तो होंगे बट दे वोंट गेट एनी पेन. So here pain is the deciding factor how many students are allowed are able to study in that class for that time. So pain is nothing but limiting reagent. Pain is pain here acting as a limiting reagent. ठीक है, वो डिसाइड किया कि कितना बच्चे अल्टीमेटली पढ़ाई कर पाए. ओके. और इधर ये कॉपीज जो कि पेन नहीं होने के वजह से खाली पड़ा हुआ है, बच्चे यूज भी नहीं कर पाए, तो दिस इज सो कॉपीज आर नथिंग बट एक्सेस रिएजेंट. ठीक है, इसमें एक्सेस चीज है. अकॉर्डिंगली केमिकल रिएक्शन में भी वही होता है. अगर कोई चीज कम हो जाए, सपोज आप क्या है, आप कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, अभी आप कुकिंग के समय सपोज आप क्या है कि आप सपोज आप बिरयानी बना रहे हो, ठीक है, तो बिरयानी बनाने के समय अगर सपोज आपका चाल बहुत कम है और आपके पास बहुत सारा क्या है, चिकन लेग्स पड़ा हुआ है बहुत सारा. ओके. बट आपका चाल इतना ही कम है कि उसमें मैक्सिमम 4 चिकन लेग पीस कैन एकोमोडेट. ठीक है, 4. तो आपका क्या हो गया, ये चाल कम होने के कारण आपका चिकन पीस ओनली 4 कुड ऐड हियर. तो हियर माई राइस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ये कम है और यही डिसाइड करेगा कि अल्टीमेटली कितना काम हो पाएगा, कितना इधर कुकिंग इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितना केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, तो माई राइस इज हियर लिमिटिंग रिएजेंट. और जो बंदा एक्सेस में है बट यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, वो क्या है, सिंपल एक्सेस रिएजेंट. ठीक है, चलिए. So first of all we need to write a balanced chemical equation. Next step, calculate moles of each compound, and third step, calculate ratio of number of moles to the stoichiometric coefficient. Compound with minimum ratio will be the limiting reagent. ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा नया चीज है इधर. ये हम लोग एक ट्रिक्स बता दिए करने का कि आपको हर समय उतना पूरा ए टू जेड कैलकुलेशन करके देखने का समय ना हो, तो आप लोग ऐसे कीजिए. पहले बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखिए, नीचे सबका मोल्स लिखिए, कितना मोल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर रेशियो निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, as soon as you get the ratio of the number of moles to the stoichiometric coefficient, जिसमें आपका मोल रेशियो सबसे कम है, that is the limiting reagent. okay, this is nothing but a trick. नेक्स्ट आपका क्या है, do all the calculations based on the availability of the limiting reagent because it is a deciding factor of the chemical reaction कि कितना ultimately reaction हो पाएगा. ओके. सो अभी देखिए, इधर बहुत सीधा सा हम लोग इतना इधर रेशियो वेशियो नहीं निकाले क्योंकि ये एक स्टेप में कैलकुलेशन हो रहा था, बट बड़ा बड़ा क्वेश्चन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा. देखिए इधर क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर. ठीक है, अभी पहले हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का बर्निंग का इक्वेशन लिख लेंगे, नॉर्मल वाला इक्वेशन. इसमें क्या है, 1 मोल इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल टू फॉर्म 1 मोल. ठीक है, ये आपका दिया हुआ है. अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पार्ट 1, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर. इधर क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड. So 1 mole of carbon will produce 1 mole of CO2, right? So 1 mole in air there is plenty of oxygen. Oxygen की limiting reagent नहीं हो सकता एयर में, एयर लिखा है. ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन प्लेंटी है तो कार्बन कम है, कार्बन इज द डिसाइडिंग फैक्टर, और इधर कार्बन 1 मोल है दिया हुआ, तो मेरा 1 मोल 1 मोल कार्बन will form
1 mole CO2 that is 1 mole CO2 मतलब 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखिए कार्बन प्लस O2 CO2, 1 मोल कार्बन बर्न करने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो इधर 1 मोल कार्बन, इधर कितना है 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये 32 ग्राम इज 1 मोल ऑफ O2, मतलब ये हाफ मोल है। अभी क्या है, दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर बिकॉज दिस इज इन लिमिटेशन। ठीक है, तो हाफ मोल O2, चलिए नेक्स्ट पेज में आपको दिखाते हैं। 1 मोल कार्बन के साथ अगर 1 मोल O2 कंबाइन करेगा, जिससे नॉर्मल रिएक्शन आपका बनेगा 1 मोल CO2। अच्छा, 1 मोल O2 मतलब 32 ग्राम। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 16 ग्राम मतलब दिस इज नथिंग बट हाफ मोल ऑक्सीजन। तो 1 मोल O2 दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ये कम हो गया नॉर्मली स्टैंडर्ड से। ठीक है, सो दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि इधर हाफ मोल है, इधर 1 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल O2 forms 1 mole CO2, that is 44 gram CO2. Therefore, half mole O2, 0.5 mole O2 forms 1 by 1 into 0.5 mole CO2, that is 22 ग्राम CO2। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं, 22 ग्राम CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 moles of carbon are burnt in 16 ग्राम of dioxygen। C प्लस O2 आपका है CO2, 1 मोल 1 मोल 1 mole, this is standard one. According to the third part of the question, 2 moles of CO2 is burnt with 16 gram of oxygen। अभी देखिए 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगेन इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। 1 मोल मतलब 32 ग्राम, 16 ग्राम O2 मतलब हाफ मोल। ठीक है, सो ये तो ज्यादा ही है, तो इसका this is not limiting reagent, this is a excess one, so this is a limiting reagent LR, so this will decide how much CO2 will be produced। 1 mole O2 forms 1 mole CO2, therefore 0.5 mole O2 forms 0.5 mole CO2। ठीक है, तो ये कितना होगा, अगेन 22 ग्राम CO2, because this is a limiting reagent, this will be the deciding factor। okay, produce 22 ग्राम CO2। चलिए अभी ये वाला एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार हम क्वेश्चन पेपर्स में देखते आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा धीरे धीरे कीजिए। ए प्लस बी टू, पहले आप लोग लिख लीजिए ऐसे कि क्या हो क्या रहा है। ए प्लस बी टू से बन रहा है आपका ए बी टू। वट डज दिस सिग्निफाई, 1 मोल ऑफ ए एटम्स रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ बी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ ए बी टू मॉलिक्यूल। और आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 एटम ऑफ ए reacts with 1 molecule of B to form 1 molecule of AB2। ये भी दोनों ही सही है, दिस इज अ स्टैंडर्ड वन।
Okay, now see, according to the given equation, 1 mole A, 1 atom of A reacts with 1 molecule of B. ठीक है, therefore इधर क्या है, 300 atoms of A plus 200 molecules of B. अगर ये 200 molecules है तो ये भी आपका 200 होना चाहिए, बाकी 100 पड़ा हुआ रहेगा. देखिए 200 molecules of B will react with 200 and 100 atoms of A will be left unreacted. Hence B is the limiting reagent while A is the excess reagent. ये डिसाइड किया क्योंकि ये कम था कि B is the limiting reagent. This one is the deciding factor. Okay. Next देखिए 2 mole of A plus 3 mole of B. Now this is less, so A is the deciding factor. Okay. 2 mole of A will react with 2 mole of B, and okay, 1 mole of A reacts with 1 mole of B. Hence A is the limiting reagent. नेक्स्ट देखिए 100 एटम्स ऑफ ए और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, एकदम ठीक ठाक दिया हुआ है. अगेन क्या है, 5 मोल ए 2.5 मोल बी. ठीक है, तो जैसे ही 2.5 मोल हो गया तो इसके दौरान रिएक्शन करेगा, तो 2.5 मोल विल रिएक्ट विद 2.5 मोल ऑफ ए. हेंस B is the limiting reagent because this is in limiting amount, so this is the deciding factor. ये 2.5 के साथ 2.5 भी रिएक्ट करेगा और इधर 2.5 के साथ 2.5 अगेन रिएक्ट करेगा. Now here A is the limiting reagent. Okay, next C, 50 gram of nitrogen and 10 gram of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate the ammonia formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia gas in this situation. देखिए इसमें क्या है, पहले आपको नोट डाउन करना है कि इतना नंबर्स ऑफ मोल्स है. उसके पहले दिस इज हेबर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया. तो हम लोग एमोनिया का फॉर्मेशन की इक्वेशन पहले लिख लिए. एज सून एज वी राइट द इक्वेशन, N2 plus 3H2 गैस से आपका बन रहा है 2 अमोनिया गैस. ठीक है, तो उसके नीचे आपको कितना जो वेट दिया हुआ है और वेट से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. सो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 50 kg दिस मच एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 10 kg दिस मच. दैट्स इट. जैसे आपको मोल्स निकल गया, थर्ड स्टेप मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड किए, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड किए. नेक्स्ट वी हैव गॉट द आंसर. ओके, अभी आप कंपेयर कीजिए कि कौन कम है इसमें. व्हेन आई एम डिवाइडिंग इट द नंबर ऑफ मोल्स विद स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 1.6 into 10 to the power 3, 1.7 into 10 to the power 3, 10 to the power 3 same. So 1.6 is less, so hydrogen is less. So this is the limiting reagent. Okay, got till this much. As soon as you get your limiting reagent, your work is done. Next आप क्या करोगे, according to the limiting reagent you will calculate the amount of product. So as soon as you find out that hydrogen is your limiting reagent, what you will do, see step 4, calculations based on availability of limiting reagent. इधर क्या था, N2 plus 3H2 से आपका क्या बन रहा था, 2 अमोनिया गैस. मतलब 3 moles of hydrogen were react forming 2 moles of ammonia. Therefore इतना इधर कितना moles of hydrogen बना है. ठीक है, this mole of hydrogen will react, will produce unitary method 2/3 into this much. तो आपका आ गया this much mole of ammonia. As soon as you get the number of moles of ammonia, you will multiply that with the molar mass of ammonia and you will get how much weight. Okay, and you have got your answer. Very simple. Okay, next see, सेम. अच्छा ये आपका वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए हम उठाए हैं कि MnO2 और HCl का रिएक्शन करके आपको मिल रहा है वाटर, MnCl2 और Cl2 और क्लोरीन. अच्छा इतना बड़ा जो आपका रिएक्शन है, आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करना है, राइट. आपका इधर रिएक्टेंट्स कौन कौन है, HCl एंड MnO2, दैट्स इट. इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है how many grams of chlorine is produced if 10.95 gram of HCl reacts with 8.7 gram of manganese dioxide. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप जो इक्वेशन है आप उसे लिखोगे.
नेक्स्ट आप क्या करोगे, रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे बाय डिवाइडिंग इट विद द मोलर मास। इधर किधर कितना दिया हुआ है, HCl इज 10.95 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास आपका आएगा 0.3 मोल। अच्छा, मोलर मास का यूनिट हर समय ग्राम पर मोल होता है, ग्राम ग्राम कट जाएगा मोल हो जाएगा। ठीक है, इधर भी ग्राम पर मोल होता है, ग्राम ग्राम कट जाएगा मोल हो जाएगा। तो आपका इधर आया 0.1 मोल, इधर आया 0.3 मोल। नेक्स्ट स्टेप ये आपको करना है, यही वाला थोड़ा आपको याद रखना है कि मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों के लिए कीजिए। HCl के लिए कितना आया था 0.3 मोल, 0.3 मोल डिवाइडेड बाय 4। MnO2 के लिए कितना आया था आपका 1 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 1, and you will get here 0.075 and you will get here 0.1. Now you can clearly see that 0.075 is less than 0.1. Therefore, HCl is our limiting reagent. Now HCl will be the deciding factor how much amount of chlorine is produced. Okay, next page. See, 4 मोल ऑफ HCl will produce 1 मोल ऑफ क्लोरीन। ये वाला इक्वेशन देखिए, 4 मोल HCl से 1 मोल क्लोरीन बन रहा था अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री, राइट। तो आपका इधर कितना है 0.3 मोल ऑफ HCl है इधर आपका क्वेश्चन में। देखिए HCl कितना है 0.3 मोल, ठीक है। सो 0.3 मोल ऑफ HCl will produce this much amount of this much chlorine, और इस ये क्लोरीन का मास कितना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द मोलर मास, यू विल गेट द मास ऑफ क्लोरीन। Okay, so this is how you will solve step by step of limiting reagent question. Next, so this is a very easy topic and ये पार्ट से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर आए आपके नीट पे तो यू आर वेरी लकी बिकॉज दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व। ओके, अप्रोचेबल वंस। देखिए इसमें हम लोग चार चीज डिस्कस करेंगे, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। ओके, सी पहले आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, राइट। एक सॉल्यूट, दूसरा आपका क्या है सॉल्वेंट। नाउ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, सो सॉल्यूट इज इन माइनर अमाउंट, द सॉल्वेंट इज इन मेजर अमाउंट, दैट्स इट। अभी देखिए कॉफी प्लस वाटर, तो कॉफी आप पानी में मिला रहे हो तो कॉफी आपका सॉल्यूट है, पानी आपका सॉल्वेंट है। सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट यू आर डिसॉल्विंग इन वाटर, देयरफॉर सॉल्ट इज योर सॉल्यूट एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट। एंड वेरी इजी, copper sulfate you are dissolving in water, therefore copper sulfate is your solute and your water is your solvent, that's it। अभी देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अभी अगर हम लोग बोल दिए सॉल्ट वाटर, बोल दिए ग्लूकोज वाटर, ठीक है, ये दिस इज अ क्वालिटेटिव ओके अप्रोच। अभी हम लोग क्वांटिफाई अगर करना चाहिए कितना ग्लूकोज है पानी में, तो हमको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ बात करना पड़ेगा कि दिस मच मोलर, दिस मच मोलल, दिस मच परसेंटेज, ओके 40% ग्लूकोज इन वाटर। सो हमको जानना पड़ेगा कि इस कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कैसे करा जाता है, ठीक है। चार पार्ट है, एक है मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। आपको तो सबसे पहले जो है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि बहुत ही इजी है याद करना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना जानना है, ठीक है। फिर आपको दो क्वेश्चन में आपको हम रिलेशन दिखाएंगे कि दो ही पैटर्न होता है आपका एनसीईआरटी का, वो रिलेशन कैसे करना पड़ता है अगर दूसरा क्वेश्चन दिया हो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है एंड यू आर डन। ओके, सी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। मेरे को इधर कुछ आपको बोलना है कि हर समय आप मास परसेंटेज निकल रहे हो, मोल मास परसेंटेज आपका तीन टर्म में आएगा, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, ठीक है, इसका परसेंटेज, या मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, ऑलवेज इट विल बी सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, ठीक है। एटलीस्ट फॉर दिस मोलर, इधर तो हम लोग को समझ पे नहीं आता है ना कि ऐसे दिया रहेगा 60% मास बाय वॉल्यूम, 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास। So it is referring to solute by solution, how much solute is present in the solution, okay, mass percentage। चलिए देखते हैं, अभी देखिए आपका ये एज मास परसेंट आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%, राइट।
So first question, a solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of the solute. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूट का अलग से निकाले लिखेंगे 2 ग्राम, सॉल्यूशन का ऐड करेंगे 2 gram to 18 gram water, मतलब दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट, सो 2 plus 18 20 ग्राम। तो हमको सॉल्यूशन का मास मिल गया, सॉल्यूट का मास मिल गया, तो 2/20 इंटू 100 करेंगे तो हमको मास परसेंटेज ऑफ ए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन निकालना और इजी है। ये याद रखिए, सारे फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन का साम आपका 1 आएगा, क्योंकि जितना भी क्वांटिटीज है सबका फ्रैक्शन आप ऐड करोगे तो टोटल तो 1 ही होना है ना। देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपके पास ए और बी है, ठीक है, ये वाला जैसे सॉल्यूशन में आपका ये ब्लू क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, तो ए और बी का सोल्यूशन है, तो आपका जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, mole fraction of B is number of moles of B by total number of moles. Note, sum of mole fractions of all the compounds present in the solution is unity. ठीक है, सपोज आपका A एक सोल्यूशन है जिसमें आपका A है, B है, C है, ठीक है, तो इधर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C इक्वल्स टू 1। ठीक है, इधर भी सेम होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, number of moles of A by number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C. Similarly for mole fraction of B, similarly for mole fraction of C. Okay, next देखिए मोलारिटी, मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलिए मोल पर लीटर, ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर आप डाइल्यूट किए पानी डालें तो हम लोग मोलारिटी को कैसे रिलेट करेंगे, देखिए अगर आप सपोज आपका नमक पानी है, नमक पानी में और ज्यादा पानी मिला दिए तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, विल रिमेन द सेम on adding solvent, there is no change in the number of moles of salt. अभी मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अभी ये अगर आपका मोलारिटी है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आपको इधर से M1 V1 करने से इधर केस 1 पे जब तक आप पानी ऐड नहीं किए थे इधर कितना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकला। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर पानी ऐड करने के बाद भी वॉल्यूम तो बढ़ा बट मोलारिटी से इंटू करके आपको फिर से क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिंस देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, M1 इज द इनिशियल मोलारिटी, 1 for initial and 2 for final. Okay, next देखिए हो गया ये वाला पार्ट। देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is this much. Okay, तो वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पहले जो गिवन है ना आप नोट डाउन कर लीजिए, 0.375 मोलर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका कितना है 500 ml मतलब 0.5 लीटर, फिर आप फॉर्मूला में डाल दीजिए, इधर से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक मोल का मास अगर इतना है
तो x मोल्स का मास कितना होगा इनटू 1 मोल का मास, वो ही हम लोग किए, हमको आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अभी क्वेश्चन में दिया है इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड का मास इतना है, मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर मोल। कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका क्या है इथानोइक एसिड, बिकॉज देयर इज 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मतलब 24, 4 कार्बन हाइड्रोजन मतलब 4, ऑक्सीजन 2 मतलब 32। तो आपका क्या होगा 80, तो 8 सॉरी 60, तो आपका क्या है 60 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, गिवन मास इतना है, तो गिवन मास बाय मोलर मास करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम, तो आपका क्या है इतना केजी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हम लोग वही किए, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग लिख दिए, नीचे केजी का सॉल्वेंट का लिख दिए, सिंपल हमारा मोलाल का आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नाउ दिस इज ए क्वेश्चन विच इज रिलेटेड। ओके, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग करेंगे। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज दिस मच, मतलब कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। ओके, फॉर मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट आल्सो इन केजी। ठीक है, तो एक तो बात हमको पता चल गया कि हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ओके, नाउ अभी हम लोग इधर कुछ तो हमको एजम्पशन करना पड़ेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। ठीक है, और मोलारिटी, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है तो मोलारिटी कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर विच इज 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोलर विल बी, ओके, 3 मोल पर लीटर। मोलारिटी वैसे भी आपका दिया ही हुआ है 3 मोल पर लीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्या है 3 मोल पर लीटर, मोल्स, यस दिस वाज रिलेटेड हियर। देखिए 3 मोल मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना NaCl कितना है 3 मोल, निकल गया। अभी मास ऑफ NaCl कितना होगा, 1 मोल NaCl का मास 58.5 है, तो मास ऑफ NaCl क्या होगा 3 मोल इंटू 58.5 दैट इज 175.5 ग्राम। as soon as you get the mass of NaCl, अभी देखिए हम लोग ये कंसीडर किए कि आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, आपका गिवन है डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मोल, तो ये क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी हमको पता है, मास निकालना है, वॉल्यूम हम लोग एजम्पशन कर लिए दिस इज 1 लीटर। ठीक है, तो क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करेंगे तो मेरा मास ऑफ सोल्यूशन हमको मिल गया दैट इज 1250 ग्राम। ठीक है, अभी देखिए मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन जो हम लोग पकड़े हैं, मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मास ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो हम लोग क्या किए, मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूशन बिठा दिए, मास ऑफ सॉल्यूट में मास ऑफ सॉल्यूट बिठा दिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकालने वाले हैं, तो मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। ठीक है, नाउ वी विल पुट इट इन द मोलालिटी फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके, एंड वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समरी, अभी हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लिए कि ये ही 4 है,
formulas, mass percentage, mole fraction, molarity, molality. ओके, अभी देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस, मोलारिटी। अच्छा, टेम्परेचर किसको इफेक्ट करता है पहले हमें ये बताइए। टेम्परेचर इफेक्ट्स, टेम्परेचर अफेक्ट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए आप एक किसी चीज को, पानी, नमक पानी है, आप हीट कर रहे हो, बहुत हीट की, थोड़ा देर बाद सारा पानी उठ जाएगा और पानी धीरे धीरे कम होते होते एकदम पूरा पानी चला जाएगा, तो नीचे नमक पड़ा रहेगा। दैट इज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। सो टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द वॉल्यूम। नेक्स्ट थिंग आप देखिए, तो जिस भी फॉर्मूला में मेरा वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट विल चेंज विथ टेम्परेचर। तो मेरा मोलारिटी और नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या है, वेट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, डोंट बी वरीड, हम लोग ये रेडॉक्स में करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका क्या है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अभी ये नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम है, मोलारिटी में भी वॉल्यूम था, बट मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं था, उधर क्या था, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो सिंस नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी फॉर्मूला आपके फॉर्मूला में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, so these are only temperature dependent, okay, they are defined by the volume whose expands or contracts temperature change altering the concentration, whereas in molality and mole fraction based on mass rather than volume are temperature independent, ठीक है। सो थोड़ा हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं, देखिए। हाउ राइट ऑप्शन फॉर mass of CO2 produced by heating 20 ग्राम of 20% प्योर लाइमस्टोन, इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। पहले आपको क्वेश्चन इक्वेशन पता होना चाहिए, CaCO3 से आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा है। अभी क्वेश्चन में क्या बना है, हीटिंग 20% प्योर ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, सो 20% प्योर ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या होगा आपका 20/100 इंटू 20 ग्राम, तो आपका क्या होगा, ये दिस इज 4 ग्राम, ठीक है। 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो, अभी 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आपका बन रहा है क्या, कितना CO2 बनेगा, ठीक है। अभी so this one is, first we have calculated what is the weight of calcium carbonate, first our work. Next is this much weight is how much amount of, how much number of moles of calcium carbonate, तो ये क्या होगा आपका 4 ग्राम बाई 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा आपका 100 ग्राम, आप ऐड करके देखिए CaCO3 का जो मोलर मास है, ठीक है, तो आपका 100 आएगा, 100 ग्राम पर मोल, ओके। तो आपको इधर से कितना मिला, 0.04 मोल है इधर। नेक्स्ट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल CO2, मेरे पास है 0.04 मोल, तो 0.04 मोल से 0.04 मोल CO2 बनेगा, वही हुआ है इधर, 0.04 मोल CO2 प्रोड्यूस हुआ है। अभी इसका वेट कितना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द मोलर वेट, यू विल गेट द वेट, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसी टाइप का है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। इधर देखिए, अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट x ग्राम यूज हो रहा है, तो HCl आपका 2x यूज होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपका CaCl2 बन रहा है, इधर 2 क्लोरीन आर कमिंग फ्रॉम 2HCl, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए इधर कितना है, अच्छा इधर हमको तो कैल्शियम कार्बोनेट निकालना पड़ेगा, एनीवे जो भी है कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट छोड़िए, कैल्शियम
a 1 mole calcium carbonate reacts with 2 mole HCl. Therefore x mole calcium carbonate will react with x mole HCl. अब इधर कितना मोल HCl है वो that is supplied here. इधर देखिए 50 मिलीलीटर मतलब 50 by 1000 लीटर इंटू 0.5 मोलर करने से आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, राइट. तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, ये आपका जितना भी होगा, ठीक है. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं. मतलब इधर मेरा मोल्स ऑफ HCl तो निकल गया, मतलब 2x इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl. तो इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, जितना मोल्स ऑफ HCl होगा बाय 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, देखते हैं. देखिए आपका m ग्राम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड. देखिए क्वेश्चन में हमको पूछा है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट. मतलब 95, पिछले क्वेश्चन में जैसे बोला था कि 20% ऑफ 20 ग्राम, तो इधर हमको लिखा है 95% ऑफ x ग्राम. x हमको निकालना है कितना है, ठीक है. तो आपका इधर क्या है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इन एम ग्राम तो है 95% ऑफ m. ये हमको पता नहीं है, हमको निकालना है, ठीक है. अभी हम लोग, ये तो मेरा क्या है ग्राम वेट में, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाले. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के लिए क्या किए, वेट बाय फुल, आपका जो मोलर वेट है 100 उससे डिवाइड किए, तो अब मेरे को निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अभी HCl क्या है, देखिए HCl is just twice the amount of number of moles of HCl is twice the amount of number of moles of calcium carbonate. So आपका क्या है, moles of calcium carbonate is this much into 2 करने से आपको निकल जाएगा moles of HCl कितना चाहिए आपको, ठीक है. बट इधर आपका जो है moles of HCl we already know this is nothing but, इधर हम लोग मोल्स ऑफ HCl ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, ठीक है. वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी करके हमको मोल्स ऑफ HCl निकल गया, वो ही हम लोग इधर बिठा दिए मोल्स ऑफ HCl के जगह, और इधर मेरा कैलकुलेट किया है, ठीक है. मोल्स ऑफ HCl कितना होना चाहिए, इसको इक्वल करके मेरा एम इतना निकल गया. सो दिस इज आवर नथिंग बट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज इज हाइड्रोजन. कार्बन और हाइड्रोजन है तो इस 78% कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन ही होंगे. कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड. आपको पहले एक चार्ट बना लेना है, एलिमेंट परसेंटेज एंड एटॉमिक मास, देन इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालिए. कैसे, डिवाइडिंग द परसेंटेज बाय एटॉमिक मास. इसमें 0.6.5 मिला, इसमें 22 मिला. देन वी विल कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स जस्ट बाय डिवाइडिंग बाय द स्मॉलेस्ट वन. तो ये करके हमको ये मिला. देन वी विल राउंड इट ऑफ, 1 is 1 and 3 is 3. तो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH3, ठीक है. अच्छा, आपके जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शंस था CH, CH2, CH3, CH4. अभी बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं, नहीं भी सोच सकते कि ये तो बैलेंस्ड है, मतलब कार्बन का 4 हाथ है तो इधर CH4 ही होना चाहिए, कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत है. नहीं, आपको जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. इधर 3.3 है, इसको हम राउंड ऑफ करके 4 नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है. तो हम लोग कैलकुलेट करके देखें, मेरा CH3 आ रहा है, तो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH3 ओनली. ओके, so I hope you all enjoyed this video and you have understood everything in details, and I have covered almost to all extent the full NCERT and the PYQ, and it was a very interesting topic. Thank you for having patience and listening to me.